दोस्तों आज हम एलईडी टीवी के अडेप्टर को रिपेयर करेंगे। ये अडेप्टर एलजी कंपनी की एलईडी टीवी का अडेप्टर है और ये अडेप्टर 19 वोल्ट आउटपुट वाला है। और यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये जो अडेप्टर खराब हुआ है वो हाई वोल्टेज होने की वजह से खराब हुआ है। यानी कि हाई वोल्टेज रही होगी अचानक से, तो ये इसमें से ब्लास्ट हुआ और ये खराब हो गया। और यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर आपको है ना थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाह रहा हूँ। अगर आप एडेप्टर रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास में एडेप्टर अवेलेबल नहीं है, खराब हो जाता है ऐसे केसेस में, तो अगर आपके पास लैपटॉप हो तो उसका भी एडेप्टर आप टीवी में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो भी 19 वोल्ट का ही रहता है। और एक चीज जरूर देख लेना, लैपटॉप के एडेप्टर में 3 एम्पियर से ऊपर का होना चाहिए, यानी कि 3 साढ़े 3 एम्पियर से ऊपर का ही वो होना चाहिए। ठीक है, 19 वोल्ट 3 साढ़े 3 एम्पियर से ऊपर का होना चाहिए। तो इमरजेंसी केसेस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिपेयर की। ये ऑलरेडी किसी ने ओपन किया है और देखने की कोशिश करी है, तो फिर भी अगर आपसे अगर ओपन नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करें कि इसको स्क्रू ड्राइवर डाल के धीरे धीरे खोल के ओपन करने की। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कंपनी बहुत ही बुरी तरीके से ओरिजिनल आइटम्स को पैक करके रखती है। अब जो यहाँ पर हाई वोल्टेज की वजह से खराबी हुई ना, वो 2 अडेप्टर और खराब हुए हैं। मैं आपको वो अडेप्टर दिखा देता हूँ। एक तो ये वीडियोकॉन D2H का भी हुआ है, साथ में एक चार्जर भी ब्लास्ट हुआ है। एक ही कस्टमर के हैं तीनों चीजें, और इनका भी रिपेयरिंग का वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, ये भी और ये भी, ये दोनों चीज और खराब हुई है हाई वोल्टेज की वजह से। साथ ही बहुत सारे एलईडी बल्ब भी खराब हुए हैं, उनको भी हम लेके आए हैं और उनकी रिपेयरिंग का वीडियो भी बना रहे हैं। फिलहाल आज इसका है। तो यहाँ पर देखिए, ये किसी से खुलवाया होगा और उन्होंने कहा होगा कि यार ये इसमें से कुछ खराबी है, समझ में नहीं आया और हमें दे दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये खुल चुका है। अब यहाँ पर भी कंपनी बहुत ही विशेष तरीके से इसको पैक करके रखती है। आज चूंकि कंपनी वाले चाहते नहीं कि यार रिपेयर हो, क्योंकि कॉस्टली आइटम है और रिपेयर होने लगे तो कंपनी में सेल घट जाती है। तो बहुत आइटम्स हमने ऐसे देखे हैं जो कंपनी बहुत बुरी तरीके से पैक करके देती है। अब आप यहीं पर देख लीजिए, इस तरीके से मटेरियल इसमें डला हुआ है। ये देखिए मटेरियल इसमें डला हुआ है। तो ये कुछ कुछ तो मैंने हटा दिया है यहाँ पर मटेरियल, और कुछ कुछ यहाँ पर हमने कहा चलिए वीडियो बनाते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों तक शेयर करते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम आप में भी हो, आपके चार्जर्स में भी हो, तो हो सकता है सॉल्यूशन आपसे हो जाए। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बता दूंगा। तो यहाँ पर ये मटेरियल क्या है ना, जब आप हटा रहे हो तो यहाँ पर ध्यान दें, एसएमडी कंपोनेंट्स, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर्स इसके नीचे होते हैं, तो वो टूटे ना, इस बात का ध्यान रखना। या तो आप एसएमडी की मदद से थोड़ा सा इसको हीट करके उखाड़ के अलग कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि इसका जो पावर सेक्शन है उसके सारे के सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हमने साफ कर लिए हैं, जहां जहां पे भी यहाँ पर ये लगा हुआ था ये मटेरियल। देखिए कंपनी इतने बुरी तरीके से इसको ढक के दे रही है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको देखा तो ये जो है इसमें एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो कि ये डायोड जिसे हम कहते हैं, ब्रिज डायोड या ब्रिज रेक्टिफायर जिसे आप कहते हैं, उस डायोड के एक दो लेग यहाँ पर ये जले हुए हैं। जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए जले हुए हैं। तो ये जो जले हुए हैं इनको भी हम चेक करेंगे। साथ में यहाँ पर पीछे आपको दिखाऊं तो ये ट्रैक भी यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डैमेज हुआ है। अब रेक्टिफायर या डायोड की लेग 4 है यहाँ पर, इनको हम फटाफट से पहले चेक करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले हम यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ से हमारा एसी इनपुट होती है, और एसी इनपुट होती है यहाँ पर, ये देखिए इधर पे होती है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ से पॉइंट इधर से कनेक्टेड है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से इधर तक एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज इस तरीके से बॉक्स टाइप फ्यूज है। इसमें फ्यूज बहुत प्रकार के सर्किट्स में देखने के लिए मिलते हैं। ये बॉक्स टाइप फ्यूज है, स्पेशल फ्यूज है ये वाला। ठीक है, ये फ्यूज इसमें लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लाइन आई है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी एक और फ्यूज की ही तरह एक प्रोटेक्शन देने वाला कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसे हम एनटीसी कहते हैं। एनटीसी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो देखिए डबल यहाँ पर प्रोटेक्शन है, एक फ्यूज है और दूसरा एनटीसी। उसके बाद ये सर्किट का ये जो लाइन है यहाँ पे जाती है, यहाँ पर, ठीक है, इधर पे। और दूसरी लाइन हमारी यहाँ से इधर तक जा रही है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए एक लाइन हमारी यहाँ पर गई, दूसरी लाइन यहाँ पर गई। एक यहाँ पर देखिए एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, इंडक्टर कॉइल लगी है। इंडक्टर कॉइल से यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद ये आगे आया थोड़ा सा। ये आगे आने के बाद इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आया, इस तरीके से यहाँ पर आया। इधर पे भी देखिए कैपेसिटर लगा है और फिर इंडक्टर लगा हुआ है। यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पर फिल्टर कर रहा है इस एसी को। ठीक है, उसके बाद जाता है रेक्टिफायर पे। ये देखिए रेक्टिफायर या डायोड पे। अक्सर हमने बहुत सारे सर्किट देखे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर्किट का। चलिए डीटीएच का ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ।
क्योंकि हालांकि हम डीटीएच के रिपेयर बहुत करते हैं। देखिए समझिए, अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर फॉल्ट पे ले चलूँ और सिखा दूँ तो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन सीखना चाहते हैं तो सीखिए। यहाँ पर देखिए डीटीएच में इनपुट, और किसी भी सर्किट में आप देखिए इनपुट यहाँ पर होता है, इसके बाद आपको एक दो कैपेसिटर मिल जाएंगे, इंडक्टर मिल जाएगा, उसके बाद रेक्टिफायर में, किसी किसी में डायरेक्ट रेक्टिफायर में एसी दे दी जाती है फ्यूज के बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सारे सर्किट में होता है, बट ये स्पेशल हमारा बहुत ही महंगा जो है चार्जर है या अडेप्टर है, और महंगा ये डिवाइस है और ओरिजिनल है। तो इसको डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। तो डायोड से पहले ही इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगा दिए गए हैं जो कि इसको फुल्ली प्रोटेक्ट करें। देखिए इसको फुल्ली प्रोटेक्ट करें और डायोड तक बिल्कुल प्योर एसी जाए, एसी भी फिल्टर होगी बिल्कुल इन सभी कंपोनेंट से। ये जो कैपेसिटर लगे हैं ना, ये वेरिस्टर है, ये हाई वोल्टेज पे प्रोटेक्शन देता है, बट ये वेरिस्टर फटा हुआ नहीं लग रहा, अभी चेक जरूर करेंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर हमारे एसी में लगता है, और ये वाले कैपेसिटर डीसी में लगते हैं। तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर में पहुंचने से पहले ही बहुत सारे कंपोनेंट इस एसी को फिल्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये रेक्टिफायर उसको डीसी बना के इन कैपेसिटर्स को दे देता है। तो इसके बाद ये हमारा ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जो भी है, इसमें नंबर देख के पता चलेगा, इसके बाद इसमें जाता है, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर में जाके फिर ये आउटपुट देता है। ये प्रोसेस पूरी रहती है, मतलब पूरा प्रोसीजर यही रहता है हर एसएमपीएस का। तो ये एसएमपीएस जो सप्लाई है हर किसी में यही इसी तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेक्टिफायर में आप देखें, रेक्टिफायर से पहले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपने चेक करना है। अब देखिए कंपोनेंट को चेक करने के लिए हम हमेशा मल्टीमीटर के बजर मोड का इस्तेमाल करते हैं, बजर मोड का इस्तेमाल करते हैं, या कंटिन्यूटी आप जिसे कह सकते हैं। इसमें डायोड मोड भी रहता है, डायोड और बजर एक ही मोड यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये एनटीसी को चेक करेंगे, इसके बाद जो फ्यूज है ये चेक करेंगे, कॉइल चेक करेंगे, कैपेसिटर चेक करेंगे, एमओबी चेक करेंगे, ठीक है। इतने सारे कंपोनेंट हमने चेक करने हैं। उसके बाद हमने रेक्टिफायर चेक करना है, उसके बाद एक कैपेसिटर हमने चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम एनटीसी को चेक करते हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। एनटीसी को जब भी आप चेक करते हैं तो एनटीसी अगर बिल्कुल सही है तो इस तरीके से कुछ कंटिन्यूटी मोड में बीप दे देगा, ठीक है, अगर सही है तो। अगर एनटीसी खराब हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी बीप वैल्यू नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना। एनटीसी के बाद हम फ्यूज को चेक करेंगे। बॉक्स टाइप फ्यूज ये रेड कलर का है, इसको हम चेक करेंगे। देखिए एक सेकेंड, फ्यूज यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, फ्यूज ब्रेक हुआ है, और मतलब फ्यूज इसलिए ब्रेक हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्टिंग हुई है आगे, कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर हो सकता है रेक्टिफायर के पास में शॉर्टिंग हुई हो, तो फ्यूज ब्रेक हुआ है। तो चलिए फ्यूज को हम अब इग्नोर करते हैं, बाकी अदर कंपोनेंट्स को भी चेक करेंगे। अदर मींस यहाँ पर ये जितने भी है, ये कैपेसिटर को चेक करेंगे, ये वेरिस्टर को चेक करेंगे। जब आप बॉक्स टाइप कैपेसिटर को चेक करते हैं तो देखिए ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई भी, एक सेकंड, जो ये वैल्यू आ रही है ना, ये मुझे डाउट हो रहा है इस वैल्यू पे, फिर भी हम इसको इग्नोर करके आगे हम चेक करेंगे। हमने सॉर्टिंग कहाँ पर है ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स टाइप कैपेसिटर में कुछ वैल्यू एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से नहीं आ रही है। तो बॉक्स टाइप कैपेसिटर जब खराब होता है तो इस तरीके से कंटिन्यूटी देता है या फिर बहुत कम वैल्यू देता है। फिलहाल ये खराब तो नहीं है, इतना कंफर्म है। अब हम यहाँ पर वेरिस्टर को चेक करेंगे, ये येलो कलर के कंपोनेंट को, ये भी खराब नहीं है। हालांकि हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है, तो हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं किया, इसने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये लगा इसीलिए होता है, और ये चार्जर हाई वोल्टेज में ही खराब हुआ है। हालांकि ये वेस्टर खराब नहीं है, अगर खराब होता तो इस तरीके से वैल्यू देता या फिर बीप दे देता कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर फिलहाल सही सही लग रहे हैं। अब यहाँ पर कॉइल को भी चेक करेंगे। देखिए ये कॉइल यहाँ पर चेक होगी इस तरीके से, सही है, सही है। इसके बाद एक और कॉइल लगी हुई है, उसको भी हम चेक करेंगे। एक और कॉइल कहाँ पे है, ये वाली है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, इसकी स्थिति क्या है। ये भी सही है, ये भी सही है। भाई यहाँ पर कॉइल भी सही है और सारे कंपोनेंट सही हैं, बस एक चीज हमें खराब मिल रही है, वो है फ्यूज, जो बॉक्स वाला फ्यूज है वो खराब मिल रहा है। अब अगली बारी आती है यहाँ पर ये रेक्टिफायर को चेक करने की। ये देखिए रेक्टिफायर है ना, मैं आपको एक रेक्टिफायर दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसे अगर मेरे पास पड़ा हो तो। एक सेकेंड, तो ये है मेरे पास एक रेक्टिफायर जो कि इसी टाइप का ही है, रेक्टिफायर, ठीक है, इसी टाइप का ये रेक्टिफायर है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये रेक्टिफायर जो इसमें लगा हुआ है ना, देखिए ये रेक्टिफायर जो इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर नंबर यार इसका अभी आपको खोल के दिखा दूंगा। तो रेक्टिफायर जो लगा हुआ है
उसके हम लैग चेक करेंगे, यानी कि देखिए 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 इसमें लैग होती है, उनको हम चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से चेक करेंगे, पहले एक में इस तरीके से रख लेंगे, इन दोनों शॉर्ट आ रहे हैं यार, ये दोनों और ये दोनों इसमें शॉर्ट बता रहा है इस तरीके से। एक काम करता हूँ, रेक्टिफायर को निकाल के चेक करता हूँ, क्योंकि अगर सही रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये देखिए कोई भी शॉर्टिंग वगैरह किसी भी लेग में आपस में नहीं मिलती है, इसमें शॉर्टिंग आ रही है। तो इस रेक्टिफायर को एक काम करता हूँ, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसको बाहर निकालने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स को भी हटाना पड़ेगा, डिसोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, इसके है ना स्क्रू को हटा के अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको भी मैंने थोड़ा सा डिसोल्डिंग करना ही पड़ेगा। देखिए इसको डिसोल्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक ये इसको जाम किया हुआ है हीट सिंक को इस के थ्रू। इसको मैं हटा के इसको वो कर लेता हूँ। बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने ना सारे कंपोनेंट्स वगैरह वो करे हुए हैं, जाम किए हुए हैं। तो ये हो चुका है, थोड़ा इसको हम इस तरीके से वो कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं, कोशिश करते हैं खोलने की, खुल जाता तो अच्छी बात है। चलिए देखिए इसमें इस स्क्रू ड्राइवर को लगा के हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए खुल चुका है, एक सेकेंड, खुल चुका है। चलिए इसको खोलता हूं। तो यहां से हमने हीट सिंक को हटा लिया है इस रेक्टिफायर से, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं भाई, सबसे पहले तो इस रेक्टिफायर को इधर से बाहर निकालता हूं, और उससे पहले एक बार मैं कैपेसिटर पे भी चेक कर लेता हूं, इन दोनों कैपेसिटर पे चेक कर लेता हूं। ठीक है, कैपेसिटर कोई शॉर्ट आउट नहीं है, और इस पे भी चेक कर लेता हूँ ये क्या है, मॉसफेट है या फिर ट्रांजिस्टर, देखते हैं। हालांकि इसमें मॉसफेट ही होना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं, मॉसफेट की लेग भी चेक कर लेते हैं, कहीं शॉर्ट आउट तो नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, शॉर्ट नहीं है। चलिए तसल्ली होगी, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग मॉसफेट पे नहीं है और हमारे कैपेसिटर पे नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कि डायोड में ही कुछ ना कुछ हमारी शॉर्टिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डायोड में भी देखिए जला हुआ है। तो अगर यही खराब निकलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात होगी यार, चलो एडाप्टर है ना ये बन सकता है। अगर बाकी मॉसफेट वगैरह खराब होते हैं, इनका नंबर कहीं मैच नहीं हो पाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है यार इसको रिपेयर कर पाना। चलिए पहले हम इसको फटाफट से डिसोल्डिंग करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर इसको डिसोल्डिंग करके हमने इस तरीके से बाहर निकाल लिया है। चलिए अब सबसे पहले इन पॉइंट्स में चेक करते हैं, वो जो शॉर्टिंग पहले आ रही थी क्या अभी भी कंटिन्यू है या फिर नहीं, उसको हम चेक करेंगे। देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं है, अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और जो वैल्यू हमारी इस कैपेसिटर पर पहले 370 आ रही थी उसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे, क्या वो अभी भी वैल्यू आ रही कि नहीं। अब कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों वो वैल्यू क्यों आ रही थी, क्योंकि ये शॉर्टिंग इसमें शॉर्टिंग हो रही थी, ठीक है। अब चलिए ये पक्का शॉर्ट होगा, बाहर निकाल के हमने इसको चेक करना है पहले। बिल्कुल शॉर्ट है, देखिए ये दो लेग आपस में शॉर्ट है। अब जो डायोड है यही हम यहाँ पर लगा लेंगे, ये वाला डायोड, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ पर इसमें जो प्लस माइनस है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लेग हमारी, ये देखिए ये लेग हमारी प्लस की है और ये माइनस की है, ध्यान दीजिए ये प्लस की है और ये माइनस की है। और यहाँ पर जो जो है आप इसी टाइप का हाई एम्पियर का ही डायोड यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 633 अवेलेबल ना हो तो आप ये वाली भी लगा सकते हैं, ये देखिए 410 पीस में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये प्लस इस तरफ है इसके। कभी भी डायोड में देखिएगा जो एक कट का निशान होता है, इस तरीके से कट का निशान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दाहिने हाथ पे कट के निशान के जस्ट नीचे हमारा प्लस का रहता है। चलिए फोकस करने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। ये कट के निशान से जस्ट नीचे हमारा प्लस का पॉइंट रहता है, और उसके अपोजिट साइड को हमारे बाएं हाथ के साइड को ये नेगेटिव होता है, बीच में एसी के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम हो जाता है, लिखा भले इसके पीछे है लेकिन ये जो कि कट के जस्ट नीचे हमारा प्लस का निशान है और इधर माइनस का निशान होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर प्लस माइनस, अब यहाँ पर आप इसको देखते हुए इसको हम लगा लेंगे। चलिए एक बार इसको हम लगा लेते हैं, प्लस माइनस देखकर कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम देखकर इसको लगा लेते हैं। उससे पहले काम करते हैं, निकला ही है तो हाथों हाथ इधर पे अभी स्पेस बना हुआ है ना, तो ये फ्यूज को भी निकाल लेते हैं।
बाद में रेक्टिफायर लगाने के बाद उधर स्पेस नहीं रहेगा तो फ्यूज निकल नहीं पाएगा। ये फ्यूज जो है हमारा बॉक्स टाइप फ्यूज रहता है, ये बहुत ही स्पेशल फ्यूज होता है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, वैसे मिलना भी मुश्किल है इसका, इसकी जगह पे आप दूसरा वाला फ्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए देखिए इस फ्यूज की जगह पे हम दूसरे फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। ये देख लेंगे कितने एम्पियर का है, उस हिसाब से हम उतने ही एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी कम स्पेस है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर आप है ना कट करके भी निकाल सकते हैं फ्यूज को। और ये फ्यूज रहता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या एक छोटा सा वायर रहता है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ इस फ्यूज के अंदर क्या क्या होता है। ये हमारा स्पेशल फ्यूज होता है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर एक वायर होती है और इसमें इससे इस तक जुड़ी रहती है वायर, और ये वायर अंदर जली हुई है, जैसे कि इसके आप अंदर देख सकते हैं। ये देखिए पूरी जली हुई है। ठीक है, ये देखिए पूरा ब्लास्ट हुआ है। अभी कितने एम्पियर का है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर एम्पियर में आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर है 3.15 एम्पियर, यानी कि लगभग 3.25 एम्पियर का ये फ्यूज है। 250 वोल्ट 3.25 एम्पियर का ये फ्यूज इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस रेक्टिफायर को हम लगा लेंगे, और उसके बाद जो फ्यूज है, फ्यूज हम यहाँ पर अगर उस टाइप का हमारे पास फ्यूज रहेगा तो लगा लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम कुछ और व्यवस्था इसमें करेंगे। चलिए फिलहाल हम रेक्टिफायर को यहाँ पर देखिए, ये प्लस का टर्मिनल है ना, ये वाला, जो कि हमारे कैपेसिटर के प्लस से भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला तो उसमें हम लगा देते हैं। और यहाँ पर एक ट्रैक उड़ा हुआ है जो कि नेगेटिव का, यहाँ से उस ट्रैक को भी हम पूरा कर लेंगे। इसके दोस्तों यहाँ पर रेक्टिफायर को हमने इस तरीके से सोल्डिंग कर लिया है, लेकिन एक छोटी सी समस्या यहाँ पर आ गई है। समस्या ये आ गई कि भाई ये जो पीसीबी का यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा था वो हल्का सा टूटा हुआ था, जो कि यहाँ से अलग हो चुका है, इधर से अलग हो चुका है, इधर का जो पीस था। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ से लेके एक ट्रैक इस तरीके से जा रहा था, ये जो ट्रैक जो जला हुआ है ना, वो ट्रैक यहाँ पर इधर तक जा रहा था, जो कि इस कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, उस ट्रैक को भी हम एक यहाँ से यहाँ तक एक जंपर देके पूरा करेंगे। एक वायर का छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, जो कि यहाँ पर इधर से हमने जोड़ना है। देखिए इधर से हमने जोड़ना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव तक, जो कि वो जंपर हमारा जला हुआ था ना, जो यहाँ पर ट्रैक जला हुआ था ना, उसको हमने जंपर के थ्रू पूरा करना है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के नेगेटिव से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से उसको हम पूरा कर लेते हैं उस जंपर के माध्यम से, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक फ्यूज अभी हमारे पास 3 एम्पियर का नहीं है, और इसकी जगह पे अब एक बार हम वैसे ही चेक करने के लिए 2-3 वायर्स को, ये पतले से वायर्स, देखिए ये पतले से वायर्स हम फ्यूज के तौर पे वहाँ पर लगा लेंगे। ज़्यादा मोटा फ्यूज नहीं बांधना है, यानी कि ज़्यादा वायर्स का इस्तेमाल नहीं करना है वहाँ पर, बस थोड़े से वायर्स हमने यहाँ पर अभी लगाने हैं, एक बार ऐसे ही टेस्ट करने के लिए क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अगर सक्सेस होगा तो कहीं से हम 3 एम्पियर के फ्यूज को व्यवस्था करके इसमें डालेंगे। फिलहाल अभी इसको हम ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं ट्रैक पूरा करने के लिए। देखिए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये नेगेटिव को दे दिया है। अब एक बार मैं इसको है ना चालू करके देखता हूँ, और चालू हमने सीरीज में चेक करना है, ऐसे हमने चेक नहीं करना, सीरीज में चेक करना है। ठीक है, सीरीज मेथड एक सेफ मेथड होता है चेक करने का। लगा लिया है। उससे पहले एक बार हमने मल्टीमीटर से ना सभी कंपोनेंट्स को एक बार फिर से चेक कर लेना है। यहाँ पर चेक कर लेना है डायोड्स पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। इधर पे भी कॉइल हमारी पूरी है, और ये छोटे छोटे हमारे डायोड्स हैं, इनको भी चेक कर लें, ये भी कोई शॉर्ट वॉर्ट नहीं बता रहे हैं। और बाकी ये कॉइल है, ये कॉइल है, क्रॉस में चेक कर लें कॉइल को, क्रॉस में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये वेरिस्टर को हमने फिर से चेक कर लेना है। एक रत्ती इसमें वैल्यू नहीं आनी चाहिए वेरिस्टर, यानी कि येलो कलर के कंपोनेंट पे हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था, इसी ने यही यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, अब ये फ्यूज हमारा है, बाकी ये है,
और मेन यहाँ पर इसके पॉइंट्स में कोई शॉर्टिंग या फिर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेन इसके पॉइंट्स पे। चलिए चेक करते हैं एक बार सीरीज में लगाकर। लगा लिया है और सीरीज का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। एक काम करता हूं, इसके आउटपुट में एक बार मैं चेक करता हूं। चलिए यहीं पर चेक कर लेता हूं आउटपुट। कनेक्टर में क्या करना है, यहीं पे हम कर लेते हैं 20 वोल्ट पे रख के। आप यहां पर देख सकते हैं 19 वोल्ट यहां पर आ चुका है भाई, एक्यूरेट 19 वोल्ट, यानी कि ये चार्जर या अडेप्टर आसानी से बन चुका है। बस यहां पर हमने रेक्टिफायर चेंज करा, एक फ्यूज को चढ़ा लिया, हो गया काम। फॉल्ट इसमें इसका था सिर्फ। एक बार आपको मैं वोल्टेज चेक करवा देता हूं, एसी वोल्ट चेक करवाता हूं। सबसे पहले इनपुट पे चेक करवाता हूं इस तरीके से। इनपुट पे हमारी अभी आ रही है 213 वोल्ट, और इसके बाद हमारी रेक्टिफायर पे यहाँ पर एसी वोल्ट आता है, इसके बीच में एसी वोल्ट आता है, ये देखिए एसी वोल्ट आता है यहाँ पर। इसके बाद ये हो जाता है डीसी, 1000 पे सेट करेंगे और यहाँ पर हो जाता है डीसी। डीसी थोड़ा सा बढ़ के होता है, देखिए वहां पर एसी इनपुट कर रहा था 202 और यहाँ पर डीसी हमारा 300 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इसके पैरेलल पे यहाँ पर कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर होता है और वो बढ़ के दिखाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि वहां पर वोल्टेज स्टोर हो, और जहां पर वोल्टेज की जो आपूर्ति है वो कैपेसिटर्स करते हैं। जब भी सर्किट में कैपेसिटर खराब होते हैं तो सर्किट में ना फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, आउटपुट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसका मुझे बहुत ही दुख है कि हल्का सा टूटा हुआ था, और डायोड के लगाने पर ये हल्का सा इसका है ना, ये पार्ट टूट गया। चलिए जो भी है, इसको मैं जोड़ के कुछ इसमें वो कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर हमारा इतना महंगा अडेप्टर बन गया, वो बड़ी खुशी की बात है। आउटपुट में फिर से आपको दिखा देता हूँ, 19 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है। 200 पे रखने के बाद 19 के बाद यहाँ पर जो भी दिखा दिए है, ठीक है, बड़े प्यार से। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कल मैं मोबाइल चार्जर का और वीडियोकॉन के चार्जर का वीडियो लेके आऊंगा, उनको रिपेयर करूंगा। अब यहाँ पर पैक कर लेते हैं। पैक करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। पैक बड़े स्पेशल तरीके से होता है। एक सेकंड, इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं पहले हम। डिस्चार्ज नहीं हुआ है, डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज जरूर करना है भाई इसको, डिस्चार्ज नहीं करोगे तो यहाँ पर हाथ में करंट लग सकता है, यहाँ पर करंट लग सकता है। तो चलिए इस एडाप्टर को हम पैक करते हैं। पैक करने के लिए यहाँ पर देखिए, इस हीट सिंक को यहाँ पर लगा लीजिए। मॉसफेट के साथ में तो हीट सिंक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ में नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट मॉसफेट के साथ में हीट सिंक होना जरूरी है। यहाँ पर स्क्रू कसने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, बट मॉसफेट के ना प्रॉब्लम करता है काफी बार। मॉसफेट के साथ में हीट सिंक जरूर इस्तेमाल करें। चलिए इसमें स्क्रू को हम कस लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेंगे। हीट सिंक की एक लेग पे यहाँ पर सोल्डिंग हुई थी, उसको हम सोल्डिंग यहाँ पर कर लेते हैं। हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए फिट हो चुका है। एक वायर थोड़ा सा हम इधर वायर को दबा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से सटा भी रहेगा तो हिलेगा नहीं। इधर कॉइल के साथ में सटा हुआ है, इधर इसके साथ में सटा हुआ है। अब यहाँ पर इसके बाद अगली जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से इसको रखना है। और यहाँ पर कुछ हम इसमें इसको पैक वैक कर लेंगे सही तरीके से, ठीक है। चलिए पूरी प्रोसेस आपने देख ली। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।